हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आइए हम इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो आपदाएं हैं कौन कब आई। तो जैसे चक्रवात जो बिपरजॉय है, बिपरजॉय कहाँ पे आया? 6 जून 2023 को दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय की उत्पत्ति हुई। दक्षिण पूर्व अरब सागर में कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में। वर्ष 2023 में अरब सागर में उत्पन्न होने वाला पहला ये चक्रवाती तूफान था। 15 जून 2023 को इस चक्रवात ने सौराष्ट्र एवं कच्छ में लैंडफॉल किया। इस चक्रवाती तूफान का कुल जीवन काल 13 दिन एवं 3 घंटा रहा। उल्लेखनीय कि अरब सागर के ऊपर मानसून के दौरान अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान श्रेणी के चक्रवातों का औसत जीवन काल 6 दिन या 3 घंटा है। स्पष्ट है कि बिपरजॉय का जो जीवन काल अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के औसत जीवन काल के दोगुने से भी अधिक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार बिपरजॉय वर्ष 1977 के बाद से उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था। इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश द्वारा बिपरजॉय किसने नाम रखा? तो बांग्लादेश ने। बंगाली भाषा में बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा यानी कैलेमिटी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इसके बारे में 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह जो माउंट मेरापी है ये प्रस्फुट हुआ। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर में स्थित है। माउंट मेराव की ऊंचाई 2911 मीटर है। यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। चक्रवात फ्रेडी फ्रेडी चक्रवात 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर तट पर लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का प्रभाव मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और रीयूनियन द्वीप पर देखा गया। फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ तथा दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर मेडागास्कर में लैंडफॉल किया। यह अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक यानी कि 34 दिनों तक रहने वाला चक्रवात है फ्रेडी। नासा के अनुसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी दक्षिणी गोलार्ध के तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात ऊर्जा होने का रिकॉर्ड बनाया है। उल्लेखनीय कि संचित चक्रवात ऊर्जा एक ऐसा सूचक है जो किसी चक्रवात के जीवन काल के दौरान उससे संबद्ध पवन ऊर्जा की कुल मात्रा को मापता है। इस चक्रवात को बहुत गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस चक्रवात को 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम विज्ञान है इसने इसे फ्रेडी नाम दिया। अब आते हैं राजकोषीय घटनाक्रम। राजकोषीय जो है उसके मतलब घटनाक्रम है। तो राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान यानी कि 2023-24 में 5 जनवरी 2023 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा वित्त वर्ष 23-24 के लिए स्थिर यानी कि 2011-12 एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए। 23-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि 7.3% अनुमानित है, जबकि 22-23 के लिए जो वास्तविक और 22-23 के लिए ये जो दर थी वो कितनी थी? 7.2% है। वित्त वर्ष 23-24 में सकल मूल्यवर्धन यानी कि जीबीए की जो वृद्धि दर है वो 6.9% अनुमानित है, जबकि 22-23 में यह दर जो थी वो 7% अनुमानित थी है। 23-24 की जो फर्स्ट पी
सकल मूल्यवर्धन के दौरान 11-12 कीमतों पर प्रति व्यक्ति जो शुद्ध आय पर कैपिटा इनकम 1,04,550 रुपये अनुमानित है, जबकि 22-23 के लिए 98,374 रुपये अनुमानित है। चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 23-24 के लिए 296 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो गत वर्ष 22-23 के 272 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 8.9% की वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि 22-23 के लिए ये 16% वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। 23-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 1,85,854 रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 22-23 के लिए ये 1,72,000 रुपये अनुमानित है। 16वें वित्त आयोग का गठन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट ये भी है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के एक अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। इसमें ध्यान रहे कि अरविंद पनगड़िया को वर्ष 2015 में नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी है। ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग के निम्न विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा। पहली बात तो करेगा संघ और राज्यों के बीच करों की जो निव्वल आय का वितरण जो संविधान के अध्याय 1 और भाग 12 के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है, ऐसी आय से संबंधित हिस्सों को राज्यों के बीच आवंटन करेगा। दूसरी बात, वे सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उस अनुच्छेद के खंड 1 के परंत की गई विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान और उनके राजस्व के सहायता अनुमान के माध्यम से राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करते हैं। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों को संपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय। 16वें वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उन पर उचित सिफारिशें कर सकता है। 16वें वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को आच्छादित करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। अगला टॉपिक है हमारा भारत का विदेशी ऋण। सितंबर के अंत में यानी 2023 29 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य वर्ग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा भारत के विदेशी एक्सटर्नल डेब्ट के तिमाही आंकड़े जारी किए गए। यानी कि इसमें जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत तक 2023 में भारत का जो विदेशी ऋण है वो 635 बिलियन डॉलर रहा, जो जून अंत की तुलना में वो 6.4 बिलियन डॉलर अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद एवं विदेशी ऋण का जो अनुपात सितंबर अंत तक 23 में थोड़ा बढ़कर 18% हो गया, जबकि जून के अंत में 18.58% था। सितंबर अंत तक 2023 में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर की रही, जो कि 54.7% है। वहीं 32.9% हिस्सेदारी के साथ ऋण यानी कि बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिकी एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह डाकघर बंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है। इसका निर्माण IIT
मद्रास के तकनीकी सहयोग से लॉर्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है। इस डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 1920 25 अप्रैल 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 1920 के अनुमान जारी किए गए। वर्ष 1920 के लिए जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान इस श्रृंखला का 7वां संस्करण है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन द्वारा तैयार किया गया है। जारी अनुमानों के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी में वर्ष 14-15 के 62.6% से घटकर वर्ष 19-20 में 43.07% रह गई है। देश में कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 14-15 के 1% से बढ़कर 1.35% हो गई है। वहीं कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की बात करें तो 14-15 के 29% से बढ़कर 19-20 में 41.4% हो गई है। 19-20 के लिए देश में कुल जो स्वास्थ्य व्यय था यानी टोटल एक्सपेंडिचर था हेल्थ पर, वो 6,55,822 करोड़ रुपए था, जो कि जीडीपी का 3.27% तथा 4,863 रुपए प्रति व्यक्ति का, ऐसे कह सकते हैं कि 4,863 प्रति व्यक्ति पर हमने खर्च किया था। विदेश व्यापार नीति 2023, इसका क्या है? विदेश व्यापार नीति, फॉरेन पॉलिसी क्या है जो हमारे उद्योग करने की व्यापार का। 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित की गई। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना। इस निधि का फोकस है स्कोमेट, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के तहत दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी मतों जैसे कि ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना, निर्यात संबंधित राज्यों जिलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी है। नई नीति में टाउन्स और एक्सपर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों स्टेट होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी प्रावधान किया गया है। 4 नए शहर कौन कौन से हैं? इसमें फरीदाबाद है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद और वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्ट शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अगला जो टॉपिक है हमारा प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023। 29 मार्च 2023 को लोकसभा द्वारा 3 अप्रैल 2023 को राज्यसभा द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। 11 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इस सहमति प्रदान की गई। यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन का एक प्रस्ताव करता है। तो 23 वाला है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं। क्या क्या तथ्य हैं? यानी 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले लेन देन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर 2000 करोड़ से ज्यादा अधिक मूल्य का तुम लेन देन कर रहे हो तो इससे तुम्हें फिर मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। यदि अधिनियम उन प्रतिष्ठानों के दायरों का विस्तार करता है जिन्हें प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते का हिस्सा माना जा सकता है। वर्तमान में समान व्यवसायों में लगे उद्यमों एवं व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का हिस्सा माना जा सकता है। ये अधिनियम इसका विस्तार करता है, वो इसमें ऐसे उद्यमों या व्यक्तियों को भी शामिल करता है जो समान व्यवसाय में संलग्न नहीं है। अगला है पीएम मित्र पार्क।
17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क यानी कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल यानी कि पीएम मित्र को स्थापित करने हेतु स्थलों की घोषणा की गई। ये पार्क विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, कालाबुरागी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात और धार मध्य प्रदेश और लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F का मतलब क्या है? फॉर्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। यानी कि इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। योजना हेतु वर्ष 21-22 से 27-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय निर्धारित है। केंद्रीय बजट 23-24 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत 45 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत बजट अनुमान 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा व अमृतकाल का पहला आम बजट है। इस बजट का लक्ष्य समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए सप्तऋषि अर्थात 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ेगा। यानी कि बजट 23-24 की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर यानी 7% का अनुमान लगाया गया है, जो कि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न के अंतर्गत अगले 1 वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त करने वाले मुफ्त खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की योजना को 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया। विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना से भी अधिक होकर 1.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन साथ ही 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार भी बढ़ा है और यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बजट की प्राथमिक संभावनाएं यानी कि प्रस्तुत बजट में 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया जो एक दूसरे का संपूर्ण और अमृतकाल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करेंगे। ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। समावेशी विकास के तहत क्या क्या चीजें समाहित हैं? कृषि वर्धक निधि यानी एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड यानी कि युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोलें सकें। इस हेतु उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी और इसका उद्योग किसानों के सामने आ रही चुनौतियों या नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना होगा। दूसरी आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसमें अगर देखें स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में जीडीपी की परसेंट अगर देखें स्वास्थ्य पर 2019 में वही 1.4% खर्च किया गया था जीडीपी का और वहीं अगर 23 में देखें तो ये 2.1%। 19 में शिक्षा पर 2.8% खर्च किया और 23 में 2.9%। प्राथमिकता दूसरी प्राथमिकता क्या है कि अंतिम छोर तक पहुंचना यानी कि अंतिम छोर यानी व्यक्ति तक पहुंचना, व्यक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचना यानी अंतिम छोर में क्या क्या है? आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम, ये दूसरी प्राथमिकता है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी 500 ब्लॉकों को आच्छादित करने हेतु शुरू किया गया जाएगा। प्राथमिकता तीसरी अवसंरचना और निवेश। पूंजीगत निवेश यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है और जीडीपी का 3.3% होगा जो वर्ष 19-20 के परिव्यय में लगभग 3 गुना ज्यादा है। अगला है रेलवे। जैसे रेलवे हेतु 2.40 लाख करोड़ रुपए जो अब तक का सर्वाधिक परिव्यय पूंजीगत परिव्यय के रूप में मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में
प्रावधान किए हैं, बस 13-14 के परिव्यय की तुलना में लगभग 9 गुना ज्यादा है। शहरी अवसंरचना विकास निधि RIDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त करने क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2, टियर 3 के शहरों में अवसंरचना सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। प्राथमिकता 4 की बात करें तो इसमें सक्षमता को सामने लाना। मिशन कर्मयोगी, इसमें क्या होगा? मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र और राज्य और संघ शासित जो संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और नियमित किया जा रहा है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आई गॉट कर्मयोगी का नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। आई गॉट कर्मयोगी। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरो को बढ़ावा देने या आयात पर निर्भरता को घटाने के लिए IIT को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। 5वीं प्राथमिकता है हरित विकास, यानी प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने हेतु लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। इसमें क्या किया गया, यानी कि PM प्रणाम, यानी कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम यानी PM कार्यक्रम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, जैसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया है PM प्रणाम। गोवर्धन स्कीम, ये गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे, इनकी कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। मिस्टी मतलब वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार में मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल की शुरुआत की जाएगी मिस्टी की। ठीक है। प्राथमिकता 6 कौन सी है? प्राथमिकता 6 है युवा शक्ति, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल योजना 4.0 शुरू की गई है। 7वीं जो प्राथमिकता है वो है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने हेतु एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23-24 के लिए प्रस्तुत बजट 45 लाख करोड़ रुपए, जिसका अर्थ है सरकार द्वारा 45.0 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति एवं इतनी ही राशि व्यय किया जाएगा। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 58.45% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष जो 41% जो हिस्सा है वो पूंजीगत प्राप्तियों का है। सबसे ज्यादा जो राजस्व प्राप्तियां हैं 58% और पूंजीगत प्राप्तियां 41%। इसी तरह कुल व्यय में अगर बात करें तो 77% जो हिस्सा हम खर्च करते हैं वो हिस्सा जो राजस्व खाते पर खर्च किया जाता है, जबकि 22% जो हिस्सा है हम पूंजी खातों पर खर्च करते हैं यानी व्यय करते हैं।
टैक्स की बात करें, वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अतः रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया गया कि अगर किसी व्यक्ति की 7 लाख भी इनकम है साल की तो उसे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की गई थी। वर्तमान में तो स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कुछ छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव भी किया गया है। कर की नई दरें इस प्रकार है, जैसे आपके पास 3 लाख तक रुपया है, कुल आय आपकी 3 लाख तक है, तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, 0%। अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तुम्हारे पास तो उसमें 5%, 6 लाख से 9 लाख के बीच में तुम्हें 10% देना पड़ेगा, और 9 से 12 लाख के बीच में तुम्हें 15 देना पड़ेगा, और 12 से 15 के बीच में तो तुम्हें 20, और 15 लाख से अगर ऊपर तुम्हारे पास करोड़ अरब जो भी हो तो 30% उसे सरकार को दे। वेतन भोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगी वर्ग के लिए मानक कटौती ने स्टैंडर्ड डिडक्शन लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया। देश की अधिकतम कर की जो दर है वो 42.74% है। यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार है जो को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर जो घटकर 39% हो जाएगी। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 23-24 में राज्यों का जीएसडीपी के 3.5% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। बजट 23-24 के अनुसार 25-26 एक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। राज्यों में को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कहीं अगर बजट की बात करें तो 23-24 में सर्वाधिक व्यय वाली जो मुख्य मदें कौन कौन सी हैं, जिसमें ब्याज भुगतान 20% तक है, जिसमें करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में जैसे रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी व्यय शामिल नहीं है, यानी कि 17%। केंद्रीय योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना उन पर 17%, केंद्रीय प्रायोजित योजना है उन पर 9%, वित्त आयोग अन्य अंतकरण उन पर 9%, रक्षा पे 8%, सब्सिडी पे 7% और पेंशन पे 4% खर्च करने की बात कही गई है। बजट 23-24 में ऐसी मुख्य मदें जिन्हें सरकार को सर्वाधिक प्राप्तियां होंगी, जिनमें से जैसे उधार और अन्य देयताएं 34% है, बल्कि वस्तु जीएसटी से 17%, निगम कर से 15%, वहीं आयकर से भी 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% तथा सीमा शुल्क से हमें 4% की प्राप्ति होती है। 22-23 के लिए जो 5,62,079 करोड़ रुपए का जो बजट है उसमें कुल सब्सिडी कितनी है? सब्सिडी केवल खाद्य एवं उर्वरकों पर है, खाद्य सब्सिडी है, उर्वरक सब्सिडी है, ब्याज सब्सिडी है, फिर ब्याज सब्सिडी के बाद इसमें पेट्रोलियम सब्सिडी है। चालीस लाख 3,083 करोड़ 40 लाख करोड़ रुपए की तो सब्सिडी बांट रहे हो तुम। खाद्य सब्सिडी है
उर्वरक सब्सिडी है, ब्याज सब्सिडी है, पेट्रोलियम सब्सिडी है। बजट दो अनुमान 23-24 तथा संशोधित अनुमान 22-23 के बजटीय घाटे निम्न है। जैसे राजस्व घाटा की बात करें तो 23-24 में जो राजस्व बजट घाटे में है 2.9% है और 22-23 के लिए वही 4 राजकोष जो राजस्व घाटा है वो 4.1%। राजकोषीय घाटे की बात करें तो 23-24 के लिए जो 5.9% और 22-23 के लिए 6.4%। प्राथमिक घाटे की बात करें तो 2.3% और 22-23 में 3% है। प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% था और अब जो मतलब 22-23 का है वो 2.9%। यानी कि बात आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि वित्त वर्ष 22-23 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार रुपए यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ नहीं 2,73,07,751 करोड़ की अनुमित सांकेतिक जीडीपी का यानी 10% वृद्धि मानते हुए बजट अनुमान 23-24 के लिए संकेतक जीडीपी को यानी कि 3,17,01,75,065 करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है। सकल कर राजस्व की बात करें ग्रोस टैक्स रिसिप्ट यानी जीडीपी का 11% है जो जिसमें अगर प्रत्यक्ष कर की बात करें जो 6% है और अप्रत्यक्ष कर है वो 5% है। बजट अनुमान 23-24 का जो सकल राजस्व है जो 33 लाख करोड़ रुपए है। कितना है? 33 लाख करोड़ रुपए। प्रत्यक्ष कर में देखें इसमें 54% डायरेक्ट कर मिला है और 45% हमें इनडायरेक्ट टैक्स मिला है। 3 शेष कर राजस्व सबसे ज्यादा और जीएसटी ने पैसा दिया है जो कि 9.57 करोड़ है और उसके बाद निगम करने और उसके बाद आय करने यानी बजट अनुमान सकल कर राजस्व है जो उसमें सबसे ज्यादा हमें दिया है जीएसटी ने, फिर निगम करना, फिर आय करना। बजट अनुमान 23-24 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के लिए जो 22-23 में जो 89,400 रुपए अब जो है नहीं 60,000 रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 33,708, 36,785, जल जीवन मिशन के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा दैट वन। आर्थिक समीक्षा देखो 22-23 की 22-23 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में पेश किया था। मौजूदा डॉलर मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है ही। भारतीय व्यापार के प्रमुख जो पहलू है ना कैलेंडर वर्षवार जैसे कि विश्व पट्टिनरी वर्ल्ड मैसेंजर ऑफ में जैसे 2019 में 1.7% तथा 20 में 1.6 पे 21 में 1.8 पे समझे। वैसे ही विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात की जो हिस्सेदारी है वो 3.5%, 4% और 4% है। विश्व पट्टी एवं सेवा निर्यात वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी 2.1%। आयत निष्पादन देखते विश्व पट्टी निर्यात वर्ल्ड मर्चेंडाइज रिपोर्ट इंपोर्ट में 19-20-21 19-20 हाँ ये डेटा खासकर ज्यादा कुछ काम का नहीं है। भारत का पहला स्थान पट्टी निर्यात में प्रमुख फसलों के 3 स्थानों
सबसे ज्यादा अगर देखो चावल पश्चिम बंगाल ने हुआ है, उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ, मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर, मक्का कर्नाटक में सबसे ज्यादा है और मक्का मध्य प्रदेश में सबसे कम, नहीं कम, कुल मोटे अनाज में कर्नाटक सबसे ज्यादा है और राजस्थान में, महाराष्ट्र, अरहर तूर महाराष्ट्र में, उन कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। दालें मध्य प्रदेश की हैं और महाराष्ट्र और राजस्थान, क्या नाम, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और पंजाब। मूंगफली में गुजरात राजस्थान तमिलनाडु। रेपसीड सरसों, प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य एवं उत्पादन।